10 साल पहले मैं क्या था आप जानते थे? आपने सुना था अरविंद केजरीवाल का नाम? नहीं सुना था। एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी पे जनता ने भरोसा किया और चूंकि मैं एक आम आदमी हूँ, लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, इसीलिए लोगों की समस्याओं के ऊपर काम किया। 75 साल के अंदर आप तो इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को बता दीजिए एक चुनाव के अंदर एक भी पार्टी ने कभी ये कहा हो कि तुम्हारे स्कूल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? कभी कहा है? तुम्हारे अस्पताल बनवाऊंगा इसलिए वोट दे दो? या ये कहो दिल्ली में स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिए आके देखो? पंजाब के अंदर मैंने जाके कहा था कि दिल्ली में किसी को भी फोन कर लेना केजरीवाल कैसा काम कर रहा है, और अगर वो कहते अच्छा काम नहीं कर रहा तो वोट मत देना। कोई कह सकता है ऐसे? सुनिए, ये बदलाव इस देश का आम आदमी कर सकता है, नेता नहीं कर सकते। नेताओं ने बर्बाद कर दिया देश को, इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को, लूट लिया देश को, आगे नहीं बढ़ने दिया देश को, रोका इस देश को। अब नहीं रुकेगा देश, अब आम आदमी ने बागडोर संभाल लिया। दोस्तों, आरबीआई ने अपने इस लेख में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान माने काला हंस। अब जाहिर तौर पर आप कहेंगे हंस तो सफेद होता है। एक्चुअली काला हंस होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, मतलब ना के बराबर दिखता है। अर्थव्यवस्था के लिए ब्लैक स्वान शब्द इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मतलब एक ऐसा इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट अर्थव्यवस्था के लिए माना जाता है कि बहुत ही रेयर इवेंट है, जो कि होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत खतरनाक होता है। अंतिम सप्ताह में 2022 बस आने ही वाला है। ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, तो पहले जरा टटोल लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देश में भयंकर महंगाई और बेरोजगारी दरवाजे पर खड़ी है? दोस्तों, ये सवाल आरबीआई की चेतावनी भरे इस लेख से खड़ा हो गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। आरबीआई ने संभावना जाहिर की है कि छोटी मोटी रकम नहीं, 7 से 8 लाख करोड़ विदेशी निवेश भारतीय मार्केट से निकाला जा सकता है। और ये 7 से 8 लाख करोड़ भारत के टोटल जीडीपी का जानते हैं कितना है? कम से कम 3.2%, यानी कि 3.2% का है। आरबीआई के इस लेख को सीरियसली लीजिए दोस्तों। जानकारों के हिसाब से ये वक्त जितना हो सके खर्च को टालने का है। बड़ा खर्च अगर आप करने की सोच रहे हैं तो कम कीजिए। जानकारी कहते हैं जितना हो सके पैसा बचा कर रखिए। आरबीआई का काम आने वाले किसी भी तरह के आर्थिक संकट को लेकर देश को, देश की आवाम को, देश की सरकार को चेतावनी देना होता है, चेताना होता है, आगाह करना होता है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद मोदी सरकार एक्शन में आएगी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपको बता दें देश के ऊपर विदेशी ऋण होना ज्यादा ठीक बात नहीं है, क्योंकि विदेशी ऋण केवल विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर इत्यादि में ही चुकाया जा सकता है। तो देश के ऊपर आंतरिक ऋण होना उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि एक्सटर्नल ऋण होना। भारत सरकार अपने कुल ऋण का लगभग 80% देश एक के अंदर से ही वो रिजर्व बैंक की मदद से इकट्ठा कर लेता है, और भारत के राज्य अपने कुल ऋण का लगभग 94% देश के अंदर से ही ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार को सबसे अधिक मात्रा में आंतरिक ऋण यानी कि कमर्शियल बैंकों से करीब 40% मिलता है, और जबकि 24% जो है वो बीमा कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, और वहीं 15% रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जाता है, जबकि दिया गया है। अब देश के ऊपर कितना ऋण होना ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार जिन देशों के ऊपर विदेशी ऋण उनकी जीडीपी का 77% से ज्यादा हो जाता है, उनके लिए दीर्घकाल में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यदि 77% के बाद ऋण 1% और बढ़ता है तो उस देश की आर्थिक विकास दर 1.7% घट जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय दार्शनिक चावक की एक पंक्ति है, जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर घी पिए। कर्ज कहने को तो 2.5 अक्षर प्रेम का है, लेकिन अच्छे अच्छे को रुला सकता है। और क्या हो अगर ये कर्ज नामी गिरामी देशों के सर पर मंडरा रहा हो? इन डेप्थ में बात भारत सहित ऐसे ही देशों की जो कर्ज में डूबे हुए हैं। 9 दिसंबर 2021 इस दिन भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2645 करोड़ रुपए कर्ज लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बना रही है। आजादी के बाद 1950 में भारत पर कर्ज करीब 380 करोड़ रुपए का था, जो आज 2021 में बढ़कर 570 अरब डॉलर हो गया है। किसी देश पर 4 तरह के कर्ज होते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल, पब्लिक डेब्ट और किसी दूसरे माध्यमों से लिए जाने वाले कर्ज। इनमें से केवल पब्लिक डेब्ट को हटा दीजिए, बाकी के तीनों को मिलाकर साल 2020 में भारत पर कुल 147 लाख करोड़ का कर्ज है। भारत पर अपनी जीडीपी का 70 to 80% कर्ज है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। इस साल हमारे देश पर 570 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। इसके हिसाब से इसे बांटें तो हर व्यक्ति पर करीब 32,000 रुपए का कर्ज है। मैंने तो कभी कर्ज नहीं लिया, लेकिन मुझ पर कर्ज है। खैर, ये कर्ज साल दर साल कम होने की जगह बढ़ रहा है। साल दर साल से कर्ज में डूबी अलग अलग सरकारें याद आ जाती हैं। भाजपा सरकार के वादे के अनुसार तो ये कर्ज कम नहीं हुआ, लेकिन यूपीए सरकार से कम है। 2014 से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 124 अरब डॉलर कर्ज लिए हैं, जबकि 2006 से 2013 तक 7 साल में यूपीए सरकार ने 270 अरब डॉलर विदेशी कर्ज लिए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, तुमसे ना हो पाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि काफी ज्यादा हेवीली सब्सिडाइज है, मतलब कि सरकार के द्वारा वहां पर काफी ज्यादा मदद की जाती है। जैसे कि आपने फ्री बस राइड्स के बारे में सुना होगा, जो कि महिलाओं के लिए शुरुआत की गई है दिल्ली में। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी 400 यूनिट के नीचे खर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सब्सिडी मिलता है, मतलब कि 200 के नीचे आपको कोई बिल नहीं आएगा, और 400 के नीचे यहाँ पर काफी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको पता है कि 20,000 लीटर के नीचे अगर आपकी फैमिली खर्च करती है पानी, तो यहाँ पर कोई भी बिल नहीं आता है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स की काफी ज्यादा चर्चा होती रहती है, जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट, मेडिसिन और इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं। मतलब कि इस तरह की कई स्कीम्स हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर ये मानना
मानना है कि यहाँ पर जो ज्यादा स्ट्रेस है यहाँ पर सरकार के द्वारा वो ज्यादातर दिया जा रहा है एजुकेशन और हेल्थ केयर में, और ये एविडेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा सकता हूँ। अगर आप रिसेंटली देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों से जो ओवरऑल बजट होता है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें कितना ज्यादा प्रतिशत एजुकेशन पे और कितना ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्च किया जाता है। तो लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2014-15 के बाद से जब नई सरकार आई है तो उसका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है पहले ये 18% के आसपास होता था, 18-19, जो कि यहाँ पर ओवरऑल बजट का अब 25% के आसपास एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, जो कि इस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं राइट साइड में आप हेल्थ एक्सपेंडिचर भी देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर करीब 10% होता था, जो कि बढ़कर इस समय 12.5% है। मतलब कि हम जीडीपी के पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ओवरऑल बजट होता है, अगर मैं कहता हूं कि इस समय दिल्ली गवर्नमेंट का बजट है 1 लाख करोड़, तो इसमें से 12% जो है हेल्थ पे जा रहा है और उसका 25% एजुकेशन पे जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस जो है एजुकेशन और हेल्थ पे दिया जा रहा है। टू अदर इंडियन स्टेट्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये स्टिल बेटर पोजीशन में है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जब भी सब्सिडीज या फ्रीबीज प्रोवाइड की जाती है किसी भी सरकार के द्वारा, तो उसका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो काफी ज्यादा नीचे आता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू सरप्लस की बात करें, वो अभी भी दिल्ली सरकार का पॉजिटिव में है। अब आपको पता होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि सरकार की जो इनकम है, कमाई है, जैसे कि टैक्स से कमाई आ गई या फिर कोई भी चालान हो गया उससे कमाई आ गई, उसको हम यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं, राइट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट में से अगर आप माइनस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि डे टू डे में खर्चा करना, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई सब्सिडी दी जा रही है सरकार के द्वारा, सैलरीज दी जा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उन सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहते हैं। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है, जहां पर एसेट का निर्माण होता है। यहाँ पर हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो सपोज मैं कहता हूं कि रेवेन्यू कमाई जो है इसमें सरकार की 50,000 करोड़ है और यहाँ पर सरकार 45,000 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, तो एक तरह से यहाँ पर सरप्लस है 5,000 करोड़ का, जो कि आप इस समय देख सकते हैं कि अभी भी दिल्ली सरकार का इतना ज्यादा फ्रीबीज और सब्सिडीज देने के बाद भी यहाँ पर सरप्लस बना हुआ है, जो कि 0.6% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, यहाँ पर जीएसडीपी की बात करें, जीएसडीपी इस समय अगर आप देखेंगे दिल्ली सरकार का वो करीब 7 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप इन दोनों पहलू से एक बार कह तो सकते हो कि यहाँ पर हाँ, ये बाकी राज्यों से बेटर है। यहाँ पर और बेनिफिट क्या है दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जो सिटीजन हैं दिल्ली के, उनके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचती है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, 70 साल के भारत के इतिहास में, कि सीएजी ने 5 साल का ऑडिट करने के बाद किसी सरकार की तारीफ की है। सीएजी ने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट एक्सीडेड रेवेन्यू सरप्लस एक्सपेक्टेशंस इवन विद लो एड। 70 साल के भारत के इतिहास में किसी सरकार की इतनी स्क्रूटनी नहीं हुई होगी जितनी हमारी हुई है, और वो भी विपक्ष ने स्क्रूटनी कराई, विरोधियों ने स्क्रूटनी कराई। तो आज ये साबित हो गया कि भारत के इतिहास की 70 साल की सबसे ईमानदार सरकार है। इससे ज्यादा तो स्क्रूटनी हो नहीं सकती थी अध्यक्ष महोदय, कि आपने सीएजी ने 5 साल का ऑडिट करने के बाद कहा शाबाश, कीप इट अप। 30,000 करोड़ रुपए जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले वाले साल में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 60,000 करोड़ का रेवेन्यू है। 5 साल के अंदर डबल कर दिया रेवेन्यू। इसके बावजूद सीएजी कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हमें पैसा देना कम कर दिया, केंद्र सरकार ने कई चीजों का पैसा देना बंद कर दिया, केंद्र सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा रोक लिया। लेकिन हम रोए नहीं, हमने शिकायत नहीं करी, उधर भी हम संघर्ष करते रहे, लेकिन अपने दिल्ली के लोगों को उनकी सारी सुविधाएं भी एक साथ देते रहे। एक तरफ जहां पूरे देश के अंदर इतनी विकट अर्थव्यवस्था की समस्या बनी हुई है, वहीं ऐसा क्यों है कि दिल्ली के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली इससे छुट्टी है, दिल्ली में भी है अर्थव्यवस्था की समस्या, दिल्ली में भी बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट बनी हुई है, लेकिन कम से कम दिल्ली के अंदर लोगों को सरकार की तरफ से थोड़ी सी राहत मिलती जा रही है, जिसकी वजह से वो समस्या से डील करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। हमने उनकी बिजली सस्ती कर दी, बिजली की माफ कर दी, 200 यूनिट माफ कर दी। ऑन एन एवरेज मैं देख रहा था हर परिवार के कम से कम 2,000 रुपए महीने तो बच गए कम से कम। हमने पानी मुफ्त कर दिया, 1,000 रुपए महीने तो बच गए कम से कम। हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, और कितने उदाहरण मैं देखता हूं कि जब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, एक बच्चे के 2,500-3 हजार रुपए महीना तो आता है प्राइवेट में, 2 बच्चे हैं तो 6,000 रुपए तो इसी बात के बच गए। 5 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, अभी तक दुगनी 3 गुनी हो चुकी होती फीस जिस हिसाब से ये लोग बढ़ाते थे। सारे दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, पॉली क्लिनिक के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त। महीने के 2-2.5 हजार रुपए तो हर परिवार के आ ही जाते हैं दवा दारू के। मिनिमम वेज 8,500 से हमने सीधे 13,000, 14,000, 15,000 कर दिए। जितने मजदूर थे उनके 4-5 हजार रुपए महीना तो इसी बात से बढ़ गई। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो कम से कम दिल्ली के हर परिवार की जेब में हमने 5,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा डाल दिए, उससे ज्यादा ही होगा लेकिन मिनिमम 5,000 रुपए हमने कम से कम हर परिवार की जेब में डाल दिए। 50 लाख परिवार है दिल्ली में, तो एक परिवार के 5,000 रुपए महीना, तो एक परिवार के 60,000 रुपए साल की बचत हो गई, हर परिवार की जेब में डाल दी। 50 लाख परिवार हैं, 30,000 करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर हमने सीधे लोगों की जेब में डाल दिए। इसका मतलब अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो दिल्ली के अंदर सीधे सीधे 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड पैदा कर दी हम लोगों ने। एक आम आदमी की जेब में अगर 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए महीना जाएगा, वो क्या करेगा? वो मार्केट में जाएगा, कपड़ा खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, छोटी छोटी चीजें, इसी से इकोनॉमी के अंदर डिमांड पैदा होती है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या डिमांड की प्रॉब्लम हो गई है। सप्लाई तो हो रही है, कंपनियां स्कूटर बना रही हैं, स्कूटर नहीं बिक रहे, कंपनियां कार बना रही है, कार नहीं बिक रही, कंपनियां कपड़े बना रही है, एक आया था अंडरवियर नहीं बिक रहे। तो जो बना रही है कंपनियां, माल नहीं बिक रहा, डिमांड नहीं क्रिएट हो रही। वो डिमांड दिल्ली सरकार ने डिमांड 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड पैदा की है।
इसीलिए दिल्ली के अंदर इकोनॉमी बढ़ रही है। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके अंदर है कि इकोनॉमी दिल्ली के अंदर लगातार स्टेट जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।